Hello students, I am Uday sir and again I am here for history last lecture. इसमें हम लोग जो हम नेशनलिज्म का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो स्टेप हम लोगों ने पिछली बार देखा कैसे व्हाट इज नेशनलिज्म, हाउ इट एक्सपेंड्स। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ा और उसी क्रम में आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब भी नेशनलिज्म इन यूरोप की बात होती है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, कैसे आया, तो तीन घटनाएं काफ़ी मुख्य होती हैं। और द फर्स्ट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सेकेंड वाज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द थर्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो बाकी दो तो हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोगों को देखना है कि इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहली चीज़ कि जब हम इटली की बात करते हैं, जैसे हमने जर्मनी के बारे में बताया कि अगर हम पहले की बात करते हैं खासकर 14, 15, 16 सेंचुरी की, तो जो जर्मनी था और इटली ये दोनों जैसे थे। जर्मनी के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अभी इटली। तो इटली भी छोटे छोटे जो राज्य थे बटा हुआ था, छोटे छोटे प्रोविंस में वो बटा हुआ था और इसको भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की तरफ एक तरह से बढ़ाने में, राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। जैसे कि जब भी बात आएगी, हमने बताया था कि नेशनलिज्म इन यूरोप की जब भी बात आएगी, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लिया जाएगा, इसको प्रोहिबिट करने में मेटरनी का नाम लिया जाएगा। तो नेपोलियन ने इटली के कुछ क्षेत्रों जैसे सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन, तो इनको जीता और जो उसने अपना कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था अपने अडॉप्ट कर दिया और उसने एक फेडरेशन तैयार कर लिया। और ये नई जो बातें थी उसकी, जो एक तरह से इक्वलिटी फील वाली चीज़ें थी, जो इक्वल मेजर्स थे, ये सारी चीज़ें उसने डाला। लेकिन पूरे इटली में इस तरह की फीलिंग्स अभी नहीं आ पाई। 1820 के आसपास में हालांकि कुछ कई मोमेंट शुरू हुए, लेकिन वो एक तरह से मोमेंटम नहीं ले पाए। और जब हम इसकी बात करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ा, तो दो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1830 एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1848, तो 48 के बाद से इसने ये स्पीड अप हुआ। मेटरनिक एज की समाप्ति के बाद से इटली का यूनिफिकेशन एक तरह से स्पीड अप हुआ। और सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आता है जोसेफ मेज़नी का। जोसेफ मेज़नी जो कि एक तरह से एक बहुत ही बड़ा एक साहित्यकार था, जो मॉडर्न आइडियाज थे उसका सपोर्टर था। तो उसने इस दिशा में जो सबसे पहला स्टेप लिया 1831 में, उसने यंग इटली नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका उद्देश्य था कि लोगों को बताए वो नेशनलिज्म के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ए नेशन स्टेट के बारे में। फिर 1834 में उसने यंग यूरोप की उसने एक तरह से का गठन किया। तो और इस दिशा में आगे जब वो बढ़ा, जो भी नेशनलिज्म मूवमेंट जो चल रहे थे उसको उसने सपोर्ट किया। लेकिन वहीं पे इटली के ही एक प्रोविंस जिसको सार्डिनिया पिडमाउंट कहा जाता है, उसका जो रूलर था, जो चार्ल्स एल्बर्ट, वो अपने अंडर में यूनिफिकेशन चाहता था। याद रखेंगे, फीलिंग्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही थी। मेजनी चाहता था यूनिफिकेशन हो बट इट्स ऑन कंडीशन, चार्ल्स चाहता था यूनिफिकेशन हो इट्स ऑन कंडीशन, एंड द थर्ड पार्टी, द पोप, एज यू नो दैट इटली वाज द सेंटर ऑफ रिलीजियस functions, religious works for basically for Christian, and Pope which is also regarded the spiritual leader of the Christians। तो पोप चाहता था कि इटली एक रिलीजियस प्लेस बने, एक धार्मिक राज्य बने। तो तीनों के बीच एक स्टेप चल रहा था और उसी बीच जो आया उसके बाद अगर हम देखें तो जगह जगह जो आंदोलन शुरू हो रहे थे, तो प्रयास चल रहे थे। तीन पार्टियां थी, एक तरफ मेजनी था, एक तरफ चार्ल्स था और दूसरी तरफ पोप। एम लगभग सेम था, वो चाहते थे यूनिफिकेशन हो, बट जो उनका थीम था, क्यों चाहते थे, ये अलग अलग था। एक तरफ जहाँ अल्बर्ट चाहता था कि हम रूलर बन जाए एक यूनिफिकेशन करा के, मेजनी चाहता था कि इटली एक नेशन स्टेट बने, जबकि पोप चाहता था कि इटली एक रिलीजियस स्टेट बने। तो इसमें मेजनी ने हालांकि जो भी आंदोलन हुए उसको सपोर्ट किया,
लेकिन चार्ल्स जो एल्बर्ट था उसने इस तरह के विद्रोहों को दबाया और एट लास्ट मेजनी को पलायन करना पड़ा। इट मीन्स मेजनी रिमूव फ्रॉम इटली। एंड देन अगला जो स्टेप आता है यूनिफिकेशन का वो आता है कि जो सेकंड स्टेज आता है इसमें, और इसमें सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है वो है काउंट कैवोर। और काउंट कैवोर को बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक भी माना जाता है, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। और उसकी जो योगदान अगर देखें हम, उसका जो कंट्रीब्यूशन था, जैसे सबसे पहले वो इटली के फोकस पर कैसे आया, तो इटली के फोकस पर आया जब एक सत्ता परिवर्तन हुआ। जो चार्ल्स एल्बर्ट था उसके जगह पे विक्टर इमैनुअल को सार्डिनिया पिडमोंट का रूलर जब बनाया गया, तो उसने अपनी नीतियों को, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सो ही इलेक्टेड काउंट कैवोर एज ए प्राइम मिनिस्टर। काउंट कैवोर को प्राइम मिनिस्टर बनाया। काउंट कैवोर ने देखा कि अगर हम इटली का यूनिफिकेशन चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो तीन स्टेट हैं, और ये तीनों थे फ्रांस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। इटली के यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ा जो योगदान था, बताया कि कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहे थे। एट फर्स्ट जो प्रयास था मेजनी ने किया, उसको हालांकि कॉपरेशन मिला चार्ल्स एल्बर्ट का, लेकिन बेसिक जो स्टार्टिंग हुई तब हुई जब विक्टर इमैनुअल रूलर बना सार्डिनिया पिडमोंट का, और उसने काउंट कैवोर को अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और काउंट कैवोर डिप्लोमैट्स था, कूटनीतिक। तीन शक्तियों को उसको एक तरह से कंट्रोल में करना था, हराना था, और ये तीन शक्तियां थी फ्रांस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। और वन बाय वन उसने ये काम किया। जैसे सबसे पहले उसने 1853 में फ्रांस के सपोर्ट के लिए जो क्रीमिया वॉर हुआ, उसमें उसने बिना बुलाए फ्रांस को सपोर्ट किया और फ्रांस को अपने फेवर में किया। और उसके बाद अगर हम देखें तो इटली के जो छोटे मोटे राष्ट्र थे, और इस युद्ध में अगर हम देखें जो क्रीमिया वॉर हुआ था बिटवीन फ्रांस और ऑस्ट्रिया हुआ था, और इस वॉर में ऑस्ट्रिया की हार हुई, तो फ्रांस का सपोर्ट ऑस्ट्रिया को हटा दिया एक तरह से, और ऑस्ट्रिया जो इंटरफेयर कर रहा था इटालियन मैटर्स में, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया और ऑस्ट्रिया से उसको मुक्ति मिली। अगली चीज जो थी, हाँ, हालांकि एक चीज हुआ कि दो प्रदेश नीस और सेवाय, याद रखेंगे आप लोग, क्रीमिया वॉर में जो सपोर्ट किया गया उसमें नीस और सेवाय दो ऐसे प्रदेश थे इटली के जिसको फ्रांस को देना पड़ा था। लेकिन काउंट कैवोर वो एक एम्बिशियस पर्सन था, उसे पता था कि बाद में वो इन्हें भी अपने अंडर में ले लेगा। उसके बाद दूसरी चीज, अगला जो स्टेप आया 1859-60, अब उसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और पिडमोंट में एक तरह से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया। और यहाँ इस युद्ध में पिडमोंट जो कि लीड कर रहा था इटली यूनिफिकेशन का, एक तरह से विक्टर इमैनुअल के शासन के द्वारा लीडरशिप में, तो फ्रांस का सपोर्ट मिला। और फ्रांस के सपोर्ट से एक तरह से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया की एक तरह से हार हुई। इसमें 1859-60 का जो वॉर हुआ उसमें हार हुई। उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो छोटे छोटे प्रदेश थे काउंट कैवोर की, जो एक तरह से कुशल कूटनीति जिसे हम कहते हैं, वो अंडर में आते गए। उसके बाद जो अगली चीज थी वो थी 1860-61। यहां तक आते आते कैवोर ने एक तरह से रोम को छोड़कर इटली के जो भी छोटे बड़े प्रदेश थे वो अपने अंडर में ला चुका था, और इसमें उसको सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा था इंग्लैंड का। और उसके बाद अगर हम देखें, देख दूसरा एक प्लस पॉइंट जो काउंट कैवोर के लिए आया था वो था जर्मनी का भी यूनिफिकेशन चल रहा था। तो जो भी देश अपोज कर रहे थे वो दोनों देशों को एक साथ झेल नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो 1862 आते आते विक्टर इमैनुअल और पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली को छोड़कर, रोम और वेनेशिया, ये दो प्रदेश छोड़कर बाकी पूरी इटली का एक तरह से यूनिफिकेशन हो गया था, और विक्टर इमैनुअल को वहां का शासक माना गया। इसी बीच एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम गैरीबाल्डी। जैसे कि हमने पहले ही नोट किया है, तीन लोग, मेजिनी, काउंट कैवोर, गैरीबाल्डी, और एक जो हमने रूलर बनाया विक्टर इमैनुअल, इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। अब गैरीबाल्डी की जब हम बात करते हैं तो वो मेजिनी का एक तरह से जो आइडियल्स थे उसका सपोर्टर था। वो भी चाहता था कि हम एक तरह से यूनिफिकेशन हो। उसने अपनी खुद की सेना बनाई थी और वो छोटे छोटे प्रांतों को जीतते हुए रोम तक आ पहुंचा था। और इसी बीच उसकी मुलाकात काउंट कैवोर से होती है, और काउंट कैवोर से जब बात उसमें हुई
तो 1860 में उसने अपनी योजना बनाई थी कि वो रोम पर अटैक करेगा, लेकिन मिलने के बाद, काउंट काबोर से मीटिंग के बाद उसने अपना ये त्याग दिया और जो भी उसने प्रदेश अपने जीते थे वो सभी सब सौंप दिए, काउंट काबोर को दे दिए। और उसके बाद उसने एक तरह से, अगर हम कहें कि वो ये देकर के, और उसने एक तरह अपना जो एक फॉर्मल जीवन, साधारण जीवन जीने के लिए वो चला गया। ये दिखाता है डेडिकेशन। बड़े बड़े छोटे छोटे प्रदेशों को जीतने के बाद उनको एक दूसरे शासक को सौंप देना, इट इज़ अ डेडिकेशन टुवर्ड नेशन। ये राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रवाद है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अगली चीज़, अब इसी बीच क्या होता है कि ऐसे करने के बाद 1860 में काउंट काबर की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे 1860 काउंट काबर की मृत्यु हुई और उसके बाद एक लड़ाई शुरू हुई विक्टर इमैनुअल, जो कि इस तरह से पूरे प्रदेश का लीडर बन चुका था, रूलर बन चुका था। और उसमें फ्रांस और प्रशा 1870-71 का वार हुआ और इसमें फ्रांस की हार हुई। और फ्रांस की हार के साथ ही जो इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस था, जो क्योंकि रोम पर फ्रांस का प्रभाव था, पोप पर फ्रांस का प्रभाव था, लेकिन इस समय पूरी इटली यूनिफाई हो गई थी, केवल एक रोम बाकी था। लेकिन इस युद्ध ने फ्रांस को एक तरह से इंटरफेयर से हटा दिया और इस प्रकार से विक्टर इमैनुअल के लीडरशिप में इटली एक यूनिफिकेटेड राष्ट्र बना, एक एकीकृत राष्ट्र बना, एक नेशन राष्ट्र बना। और ये इस लेसन से का लास्ट लेक्चर था। इसे आप फिर एक बार सुनेंगे, समझेंगे प्रोसेस को, फिर अगले चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए